हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु के चैनल पे आपका स्वागत है। तो स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। अब हम आज करने वाले हैं क्रॉनिकल अप्रैल मंथ की जो हमारी ये चल रही है मैगजीन। इसमें हम BFSI बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से करते हैं। तो बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा, तो बीमा क्षेत्र में 100% FDI। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों बीमा, पेंशन, द्विपक्षीय निवेश संधियों, BITS, KYC प्रक्रिया में सरलीकरण और कंपनियों के विलय को आसान बनाने में व्यापक सुधार किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना शामिल है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना, बाजार की पहुंच बढ़ाना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। FDI सीमा बढ़ाने के लिए अधिनियमों में आवश्यक संशोधन, तो बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा में अब तक हुए प्रमुख बदलाव। 2015 में सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी थी। 2021 में ये सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। अब बात करते हैं दिनेश खारा समिति की। तो 20 फरवरी 2025 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 में परिवर्तनों की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता मुंबई, महाराष्ट्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा करेंगे। ये परिवर्तन बीमा क्षेत्र और इसकी पहुंच में सुधार लाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक सभी के लिए बीमा है। वर्तमान में बीमा अधिनियम 1938 बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA है। तो स्थापना 1999 में IRDA अधिनियम 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन और विकास सुनिश्चित करना। मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। इसकी संरचना एक अध्यक्ष और 9 सदस्य, 5 पूर्णकालिक, 4 अंशकालिक हैं। वर्तमान अध्यक्ष है देबाशीष पांडा। बाजार हस्तक्षेप योजना, तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राज्यों को MIS लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। MIS के संशोधित दिशा निर्देश है तो लागू होने की शर्त पिछले सामान्य मौसम की तुलना में बाजार मूल्य में न्यूनतम 10% की गिरावट पर ही लागू है। खरीद सीमा, फसलों की खरीद सीमा 20% से बढ़ाकर 25% की गई है। TOP फसल है तो टमाटर, प्याज, आलू उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के मूल अंतर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड भंडारण व परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। नई एजेंसियों की भागीदारी, तो NAFED और NCCF के अलावा किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों, राजनामित एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव, जो भंडारण और परिवहन की जिम्मेदारी संभालेगी। बाजार हस्तक्षेप योजना, तो ये PM आशा योजना 2018 में शुरू का घटक है, जो राज्यों UT सरकारों के अनुरोध पर लागू होती है। इसका लक्ष्य है शीघ्र खराब होने वाली बागवानी और कृषि फसलों, टमाटर, प्याज, आलू आदि की खरीद में सहायता, जिन पर MSP लागू नहीं होता। इसका उद्देश्य है फसल अधिकता के कारण कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना। फसलों के नुकसान की भरपाई केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50-50 के अनुपात में होती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75-25 के अनुपात में साझा किया जाता है। क्रियान्वयन एजेंसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग। अब बात करते हैं डिजिटल भुगतान सूचकांक 2025 की। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI के अनुसार सितंबर 2024 तक पूरे भारत में डिजिटल लेन देन में वर्ष 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2024 के लिए RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI मार्च 2024 के 445.5 से बढ़कर 465.33 पर पहुंच गया, जो देश में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब बात करते हैं उद्योग एवं व्यवसाय की। तो SIB बिजनेस एंड कॉरपोरेट स्टार्टअप चालू खाता, तो हाल ही में दक्षिण भारतीय बैंक SBI ने भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 विशिष्ट स्टार्टअप करंट अकाउंट उत्पाद SIB बिजनेस
स्टार्टअप करंट अकाउंट और SIB कॉरपोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट लॉन्च किया है। इन खातों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो ये है कि शून्य न्यूनतम बैलेंस 3 वर्ष तो स्टार्टअप्स को प्रारंभिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, जिसमें वे बिना बैलेंस की क्षमता के संचालन कर सकते हैं। निःशुल्क है। RTGS NEFT डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए असीमित मुफ्त लेन देन की सुविधा, प्रीमियम डेबिट कार्ड विशेष लाभों के साथ, जिसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दक्षिण भारतीय बैंक ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1929 में, मुख्यालय त्रिशूर केरल। MD CEO PR शेषाद्री। टैगलाइन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक है। अब बात करते हैं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ता और ऋण प्राप्तकर्ता का अधिक सटीक मूल्यांकन प्रदान कर ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना और धोखाधड़ी को कम करना है। लक्ष्य है भारत की केंद्रीय ऋण प्रणाली के भीतर स्वयं सहायता समूह SHG लेन देन की औपचारिक बनाना, जिससे प्रमुख वित्तीय संस्थानों को ऋण पात्रता का बेहतर आकलन करने की अनुमति मिलेगी। प्रभाव ये माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त को मजबूत करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और कृषि ग्रामीण विकास और MSME जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा। भारत का पहला MSCI इंडिया ETF लॉन्च। तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक म्यूचुअल फंड KMF ने MSCI इंडिया इंडेक्स पर नज़र रखने वाला देश का पहला फंड MSCI इंडिया ETF लॉन्च किया। इसे शेयर बाजार में लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट की परफॉर्मेंस को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल MSCI सूचकांक, तो ये एक निवेश अनुसंधान फर्म है जो निवेशकों को स्टॉक सूचकांक और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। ये मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों और हेज फंडों के लिए स्टॉक सूचकांक, पोर्टफोलियो जोखिम और प्रदर्शन विश्लेषण तथा शासन उपकरण प्रदान करता है। ये फर्म 1,60,000 से अधिक सूचकांकों का प्रबंधन करती है और इस सूचकांक में भारतीय बाजार की 156 लार्ज और मिड कैप कंपनियां हैं, जो भारतीय इक्विटी जगत के करीब 85% हिस्से को कवर करता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित। तो बहुराष्ट्रीय स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है। ये नवाचार वैश्विक स्तर पर स्थायी ऊर्जा समाधानों को दिए में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाधानों की दिशा में। ठीक है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इधर। ठीक है। और भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। नए विकसित API X65 पाइन को टाटा स्टील के खोपोली संयंत्र में प्रोसेस और कल्याण संयंत्र में निर्मित स्टील से तैयार किया गया है। ये पाइप 100% शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन को उच्च दाब के तहत परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन वितरण के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की। तो हाल ही में जारी वैश्विक ब्रांड धारणा अध्ययन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दक्षिण कोरिया की सैमसंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL 13वें नंबर से छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल की है, जो इस सूचकांक में शीर्ष 3 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। 2023 में शीर्ष पर रही अमेरिकी कंपनी एप्पल इस बार तीसरे स्थान पर आ गई है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को सभी भारतीयों में पहला स्थान और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला। मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। सूचकांक में चीनी कंपनी टेंसेंट के CEO हुआ तेंग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। अब बात करते हैं सार संक्षेप की। तो ये वाला हम कर लेंगे टॉपिक कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ।